नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करोड़ों रुपए की योजनाओं 3 करोड़ योजनाओं की लागत का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नागरिकों की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करना निकायों की जिम्मेदारी है। देश की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन नागरिकों के सपने भविष्य की आकांक्षाएं शहरों में आकार लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शहरी क्षेत्र में नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा अपने पहले चरण के चरम पर है। 45 दिन में 30 लाख से अधिक तीर्थयात्री धर्मों के दर्शन कर चुके हैं। सहज, सरल और सुरक्षित यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 2027 के कुंभ मेले के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गुरुवार से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी सेना और सैनिकों के जख्म कुरेदने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल दागा कि उत्तराखंड के महान वीर सपूत सीडीएस जनरल विपिन रावत को अभद्र शब्दों से संबोधित करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पौड़ी में पूर्व सैनिकों के साथ किस मुंह से संवाद कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी स्वयं सैनिकों का कई बार अपमान कर चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने, सीडीएस जनरल विपिन रावत को गुंडा कहने अथवा कई अवसरों पर उनकी वीरता और निष्ठा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया है, जो अक्षम्य है। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की। इससे सैनिक, पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि आम जनमानस भी आहत हुआ है। पूर्व सैनिक राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, क्या सेना के पराक्रम का मजाक बनाना चाहिए? उत्तराखंड के सैन्य परिवार ने तो इसे भूलने वाले नहीं हैं और ना ही उन्हें माफ कर सकेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के दौरान खराब मौसम ने उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी को अल्मोड़ा पहुंचकर अपनी पहली जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन प्रतिकूल मौसम और कम दृश्यता के कारण उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा नहीं पहुंच सका। पंतनगर एयरपोर्ट के निदेशक सुमित सक्सेना ने बताया कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर पंतनगर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन मार्ग में मौसम अत्यधिक खराब होने की और विजिबिलिटी कम होने के कारण पायलट ने सुरक्षा कारणों से हेलीकॉप्टर वापस पंतनगर लौटने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी फिलहाल पंतनगर में ही मौजूद है और मौसम में सुधार का इंतजार कर रहे हैं। मौसम अनुकूल होते ही उनका हेलीकॉप्टर पुनः अल्मोड़ा के लिए उड़ान भरेगा। खराब मौसम के कारण उनकी निर्धारित जनसभा में भी देरी हुई है। प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम साफ होते ही राहुल गांधी के अल्मोड़ा पहुंचने और तय कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है। तो वहीं हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। शहर के देहात तक अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट ने
तारों पुल से अपर रोड तक 80 से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किए हैं और अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। वहीं लक्सर बाजार क्षेत्र में भी दर्जनों अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है। साथ ही रास्ता बाधित करने वाले कुछ अस्थायी दुकानदारों का भी चालान काटा गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों और अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और उनकी राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिलता है, जबकि नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है। मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गणेश जोशी ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस को मजबूती मिलने के बजाय नुकसान होता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत जनाधार बचा हुआ है उसे खत्म करने का काम भी राहुल गांधी ही कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड आगमन का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को जनता के बीच जाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के दौरे का स्वागत करती है और उनके उत्तराखंड आने से बीजेपी को ही राजनीतिक लाभ मिलेगा। देखिए, राहुल जी हमारे स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो जहां जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कांग्रेस का बंटा धार करते हैं। यहाँ बचा खुचा जितना कांग्रेस का बंटा है उसको धार करके जहां से जाएंगे। उनको मेरी शुभकामनाएं, उनका स्वागत है। जिस प्रकार मसूरी की महान जनता लगातार मेरे जीत के अंतर को बढ़ाती है, इस बार भी जो है मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि जीत का जो अंतर है। तो वहीं पर्यटन सीजन के बीच पेयजल संकट से जूझ रही मसूरी में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में पानी का मुद्दा छाया रहा। नगर पालिका टाउन हॉल में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए 48 घंटे के भीतर शहर में छावनी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और व्यापक संगठनों ने 144 करोड़ रुपए की यमुना पंपिंग पेयजल योजना के बावजूद पानी की किल्लत पर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि जिस योजना से 30 वर्षों तक पानी की समस्या खत्म होने का दावा किया गया था, उसका लाभ धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है और लोगों को टैंकरों के सहारे पानी खरीदना पड़ रहा है। पेयजल संकट को लेकर जनता और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की छवि खराब हो रही है और जनता की परेशानी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने जल निगम और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने और जल संस्था को वितरण व्यवस्था सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि 10 जून को फिर से समीक्षा बैठक होगी। यदि तब तक पानी सहित अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के अंदर जैसा कि मुझे बताया कि आप भी मौजूद थे कि पर्याप्त पानी है और पर्याप्त पानी होने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिले, चिंता का विषय है। उसका हमने संज्ञान को निश्चित किया है कि आप इसकी समस्या का समाधान करें। इसी प्रकार जो यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था है, यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था है, शीघ्र ही किमाड़ी मोटर मार्ग जो 14 करोड़ की लागत से बन रहा है उसका शिलान्यास मैंने किया है, हम कुछ शीघ्र पूरा कराएंगे। उसकी सेफ्टी के लिए हमने 33 करोड़ रुपया भी सैंक्शन कर दिया है। शीघ्र ही मसूरी का जो पुल है परमानेंट पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो मसूरी की बेहतरी के लिए जो होगा धामी सरकार कर रही है और इससे कई लोग परेशान हैं और परेशान होकर एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मसूरी की जनता जानती है कि 15 साल के अंदर जितने काम, शीघ्र हम एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, जितने काम यहाँ पर हुए हैं आप तक में एक इतिहास है न कभी। तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों प्री मॉनसून शावर जमकर बरस रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में कभी तीखी धूप तो कभी अचानक झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी 4 जून के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के बेहद खराब रहने का अनुमान जताया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में इस समय
पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय है। इसी वजह से मानसून के आने से पहले ही प्रदेश में उम्मीद से कहीं ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। मानसून विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल प्री मानसून सीजन में सामान्य करीब 27% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो वहीं चारधाम यात्रा अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। यात्रा के प्रमुख केंद्र श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम में अब तक करीब 19 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। मंदिर समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश अनुकूल मौसम तथा प्रशासन, मंदिर समिति, तीर्थ पुरोहित के समन्वित प्रयासों से यात्रा सुगम और सुरक्षित ढंग से संचालित हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 2 जून तक दोनों धाम में 18,83,573 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें बद्रीनाथ धाम में 23 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद से 2 जून तक 8,32,903 श्रद्धालु पहुंचे हैं। अकेले 2 जून को 27,367 श्रद्धालु ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं केदारनाथ धाम में 22 अप्रैल को कपाट घाटन के बाद से 2 जून तक 10,50,770 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इनमें हेली सेवा पहुंचने वाले यात्री भी शामिल हैं। 2 जून को 16,792 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दोनों धामों में श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो वहीं देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्नड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धामी दी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, धामी दी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की। राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन समाज कल्याण विभाग के मंत्री, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत से अपना जीवन प्रारंभ किया, अभी वो बता रहे थे कि देखिए कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रहे, जिला पंचायत के सदस्य भी रहे और उसके बाद विधानसभा में भी और पार्टी में भी अनेक सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, ऐसे हमारे समाज कल्याण मंत्री आदरणीय खजानदास जी और उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी और जिन्होंने अनेक कई चुनाव, कई सारे सामाजिक राजनीतिक कार्यों को अपने जीवन में अनुभव किया है। ये 2 मूर्तियां बैठी हैं ना, बड़े जो है इनका लंबा अनुभव है और अभी ग्राम्य विकास विभाग के नाते राज्य की सेवा कर रहे हैं आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारी कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय पार्वती दास जी, हमारे वरिष्ठ जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र गौड़ जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मेरे बहुत बचपन के साथी भाई संजय नेगी जी, हमारे साथी श्री मुकेश कुमार जी, अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष, सफाई आयोग के, और लगातार जिनकी एक्टिविटी बनी रहती है, श्री भगवत प्रसाद मकवाना जी और समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अदांकी जी। और इस सभागार में उपस्थित, वैसे तो आप मैं सभी का नाम जानता हूँ, यहाँ हमारे युवा और पूर्व विधायक और अभी
दायित्ववान श्री देशराज कर्णवाल जी भी बैठे हैं, काजमी साहब बैठे हैं, वारसी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सुराज विद्वान बैठी हुई है, शांति दीदी बैठी है, अनेक अधिकारी बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर गोविंद सिंह जी बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाइए। इन्होंने भी जो है अनेक जो है तो उसमें यूनिवर्सिटी में अन्य बड़े बड़े समाचार पत्रों के उसमें बड़े चैनलों में संपादक के नाते काम किया है। इधर हमारे नवीन वर्मा जी, क्या बात है, अभी इतना शानदार कार्यक्रम आपने वहाँ हल्द्वानी में आपकी टीम ने आयोजित किया। आप हो गए या हमारे गौड़ साहब हो गए, उधर हरक सिंह जी हो गए और उधर शांति दीदी हो गई, ये सब इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया। वर्मा जी बड़ा अद्भुत था सच में, आत्मा प्रसन्न हो गई। 1000 से भी ज़्यादा बुजुर्गों का सम्मान किया, मेरे हाथों सम्मान करवाया, 1200 से भी अधिक। और ऐसा लग रहा था कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो अब नहीं भी हैं हमारे बीच में, उनका भी आशीर्वाद हमको उनके माध्यम से मिल रहा है। सच में बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था। एक से एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे श्याम डोभाल जी हैं, हमारे अशोक वर्मा जी हैं, और सीमांत क्षेत्र की आवाज़ हमारे वहाँ नीति और मलारी क्षेत्र के हमारे प्रेम सिंह राणा जी। खड़े हो जाइए प्रेम सिंह राणा जी एक बार, और पीछे को भी देखो। और इधर हमारे माटी कला के शोभाराम जी प्रजापति। देख कितने साल के हो गए शोभाराम जी आप? और हमेशा जो है 25 साल के लगते हैं मुझे। इनका जोश जो है इस प्रकार का है। हमारे सैनी जी उनके बगल में बैठे हैं। इधर हमारे उधर गीताराम गौड़ जी, अभी लाखा मंडल में जो है बहुत, एक दिन मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचा। मैं था उस दिन कहाँ, राजस्थान मैं गया था, अजमेर। वहाँ गया था मैं जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र पूरे देश में मंदिर है, पुष्कर जी में। और वहाँ से आ रहा था और इन्होंने बिल्कुल मेरे जो है नाक में दम कर दिया कि आना ही आना है। और बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा, और जब मैं पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि जो है ये गीताराम ने बुलाया है, कितने होंगे, 100, 200, 500 लोग होंगे। अरे जब मैं वहाँ पहुँचा तो पैर रखने को जगह नहीं थी। हजारों हजार लोग लाखा मंडल में, जहाँ पर पांडवकालीन जो है पूरा भगवान महादेव का मंदिर विराजित है वहाँ पर। तो ऐसे एक से एक उत्साही युवा हैं अब यहाँ पर। इधर हमारे जो है और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं। हमारे पंत जी हैं, कमलेश जी हैं, इधर पूरी टीम है, खीम सिंह जी से लेकर असगर अली से लेकर, मैं किस किस का नाम लूँ यहाँ। जहाँ देख रहा हूँ उधर साधु राम वर्मा भी हमारे जो है आए हुए हैं। अभी 2 और दिख रहे थे, एक टीकाराम वर्मा जी और एक हमारे दीप भाई, पता नहीं कहाँ चले गए सरदार जी, निकल लिए क्या यहाँ से। हमारे जो है अश्वनी भी हैं यहाँ पर, एक मनोज गौतम है जो हर समय साल लेके आता है। कहाँ है वो? आप लोगों ने एक बार देखो, एक बार इनको जो है किसी ने रोक लिया वहाँ, हरिद्वार में गया था मैं, और जब मैं हरिद्वार जाता हूँ तो सबसे पहले आगे लाइन में यही खड़े मिलते हैं मुझे। इनको उस दिन जो है लोगों ने रोक दिया और इन्होंने झगड़ा कर दिया वहाँ, और झगड़ा कर दिया तो ये ऐसा वायरल हुआ कि उसके बाद से आज कोई इनको रोकने की हिम्मत नहीं करता है तब से। तो सभागार में उपस्थित लीला, तुम भी खड़ी हो जाओ। ये देखो लीलावती राणा है इनका नाम, इनको हमारी अनुसूचित जनजाति की उसकी उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो उपस्थित हमारे सभी भाइयों एवं बहनों और विभिन्न, अरे ओहो दिलीप दा, मैं तो देखा ही नहीं यार। ये हमारे
मंच तामली क्षेत्र, जहाँ गुरु गोरखनाथ सबसे पहले आए नेपाल से, बिल्कुल काली नदी के इस पार, उस पार नेपाल है। तो मंच तामली क्षेत्र भारत का पहले अंतिम क्षेत्र कहते थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया अब वो पहला क्षेत्र है। तो उस पहले क्षेत्र गांव के जो है मंच तामली के हमारे दिलीप सिंह मार जी, ये भी युवा है हमारे। अब आप कहते होंगे युवा केवल आयु से नहीं होता है, क्यों टोलिया जी? हाँ युवा होता है जोश से, युवा होता है काम से, युवा होता है हिम्मत से। तो ऐसे युवा हमारे बीच में विराजमान है। विभिन्न हमारे आयोगों के सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विभिन्न समितियों के हैं, परिषदों के हैं, सभी का, हमारे मीडिया के मित्र, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगा कि थोड़ा ये जो हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर जो समाज को नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, तो इस सतर्कता सम्मेलन के माध्यम से उनका परिचय भी होना चाहिए आज, और फिर परिचय होना चाहिए। और परिचय मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि अच्छे से करा सकता हूँ सबका तो इसलिए मैंने सबका परिचय करवाने का प्रयास किया है। अभी अन्य लोगों का भी करवा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग अभी हैं यहाँ पर। आज सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सामूहिक जागरूकता कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप सबके बीच में किन्हीं न किन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सभी कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में आने का, मिलने का अवसर प्रदान होता है। आज जहां हम इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से कैसे उन लोगों तक पहुंचे जो ज़रूरतमंद हैं, उसके लिए हम सब यहाँ पर विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं। वहीं दूसरी ओर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, विधवा एवं अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में वन क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि भी आज यहाँ हस्तांतरित हो गई है। श्रीधर बाबू, कितना? 9,74,000 लोगों को आज पेंशन भी पहुंच गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए समाज कल्याण विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय खजान दास जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत हार्दिक बधाई एवं साधुवाद देता हूं कि नई शुरुआत हो रही है। हर बात की नई शुरुआत, जैसे 14 साल बाद ये बैठक हम लोगों ने करी, एक नई शुरुआत हुई, वैसे ये शुरुआत, और ऐसी अगर हम शुरुआत देखेंगे तो कम से कम महत्वपूर्ण देखोगे तो कम से कम 500 से कम शुरुआत नहीं होंगी जो पहली बार हुई होंगी, और वैसे तो हजारों में होंगी। वो गाना सुना है ना आप लोगों ने, पहली बार? किसने सुना है? अरे बहुत कम लोगों ने सुना। अरे दिलीप दा, आपने भी नहीं सुना? अच्छा, अरे तो हाथ क्यों कम उठा रहे इतना? देखिए जरा बताइए तो कितने लोगों ने सुना है वो, जिसमें हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान,
पहाड़, जौनसार, सब कलाकारों ने एक गाना जो है एक साथ उन्होंने एक साथ गाया है, सामूहिक गान है उनका कि राज्य में पहली बार क्या क्या हुआ है। तो ये नई नई शुरुआत हो रही है, पहली शुरुआत हो रही है, एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भी केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है कि आप आए और चले गए, बल्कि ये हमारे राज्य के जरूरतमंद, वंचित वर्ग, उनके जीवन में सकारात्मक रूप से परिवर्तन कैसे आए उसका एक संकल्प लेने का भी अवसर है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको मिले। हमारा लक्ष्य है कि हमारी योजनाएं सचिवालय की फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हर गरीब को, हर वंचित को उसको मिलनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में कई पात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का कार्य करें और प्रत्येक व्यक्ति को इन योजनाओं से जोड़ने में अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाएं। साथियों, आप सभी महत्वपूर्ण आयोगों से, समितियों से, इस समिति से जुड़े हुए हैं। आप पर समाज के जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा है, बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने का और उनके सशक्तिकरण और कल्याण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की जिम्मेदारी भी है और आपके कंधों पर है भी, आपका कर्तव्य भी है। आपकी संवेदनशीलता, सक्रिय प्रयास जमीन तक पहुंचे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। आपको फील्ड में उतरकर ये सुनिश्चित करना होगा, धरातल पर जाना होगा कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पारदर्शी भी हो और त्वरित रूप से समाधान देने वाला भी हो। मैं भाई देशराज कर्णवाल की बहुत सराहना करता हूँ कि पिछले कई दिनों से, कई शिविरों के माध्यम से जन जन के बीच में जरूरतमंद लोगों को उनका जो सहायता है, जो सरकार की योजना है, उसका लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तभी है, देखिए योजनाएं बहुत चलती हैं, आज भी चल रही हैं, पहले भी चलती थी, लेकिन प्रभावी रूप से लोगों को समय पर उन योजनाओं का लाभ मिले और पारदर्शी ढंग से मिले। उसके लिए उनको किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत न पड़े, कुछ सिफारिश करवाने की भी जरूरत न पड़े और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अनुभव से, समर्पण से, संवेदनशीलता के साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे होंगे। क्यों कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना सभी लोग? तो जोर से बोलिए। ये गाना बाद में लगा देना, एक बार सुना देना सबको और इस पर सुना देना। ये जो है ना, ये जो जहां पर मैं दिखाई दे रहा हूं इसमें भी, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए, कर रहे हैं ना? उधर से कम आवाज क्यों आ रही है? कर रहे हैं। पहली बार का था, हाँ वो मैं इसीलिए कहा मैंने बाद में सुना देना। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। और आदरणीय मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के उपरांत पिछले 12 वर्षों में विभिन्न नीतियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के कल्याण की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास किए जा रहे हैं और समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से
करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से वंचित वर्गों को स्वरोजगार, उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ साथ अभी खजानदास जी तो और बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन अभी आप सबको ध्यान होगा कि ये वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वो बहुत कम थी। 1000 से हमने 1200 करी, 1200 से हमने 1500 करी, और 1500 करी तो हमारे जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, परिवार में अगर 2 थे तो एक ही को पेंशन मिलती थी। और कई बार आपस में वो थोड़ा मनमुटाव भी कर लेते थे कि तुझे मिल रही, मुझे नहीं मिल रही, मुझे मिल रही, तुझे नहीं मिल रही है। तो हमने ये संकल्प लिया कि हम अपने बुजुर्गों को आपस में इस अवस्था में अब उनको जो है आपस में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपस में हम उनको झगड़ा नहीं करने देंगे, आपस में लड़ने नहीं देंगे। और हमने दोनों की पेंशन सुनिश्चित की। अब दोनों हमारे बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन मिलती है। अच्छा, अरे अच्छा, उनकी कटवा के अपनी लगवा के आ गए। तो दोनों को पेंशन देने का हमने निर्णय लिया। या ये पेंशन जो अभी जिसका 1 क्लिक किया है, ये 1 क्लिक अब हर महीने होता है, हर महीने समय से पेंशन पहुंचती है। पहले 3 महीने में मिलती थी या 3 महीने से भी कई बार विलंब हो जाता था। इन योजनाओं को ऑनलाइन करना हो या अंत्योदय परिवारों को, आप सबको पता होगा जब हम चुनाव में जाते हैं तो हम अपना एक संकल्प पत्र जनता के सामने रखते हैं, और हमने अपना संकल्प पत्र रखा था। उस संकल्प पत्र में हमने ये वचन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम उत्तराखंड के जो बीपीएल परिवार हैं, अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, उनको वर्ष में 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर उनको रिफिल करके मुफ्त में देंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये योजना हमने 2022 से लागू की, और अनवरत रूप से हमारा ही प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने ये शुरुआत की। अब अन्य प्रदेश भी इस दिशा में आगे जा रहे हैं। या प्रदेश के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ाना हो, ये भी हमारी ही सरकार ने किया। हम अपने प्रत्येक निर्णय के द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी योजना और कौशल विकास कार्यक्रमों को जोड़कर अपनी बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं और जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि वो कोई अपना रोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, अनेक प्रकार के ऐसे काम कर सकें। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और अपनू सरकार पोर्टल के माध्यम से विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथियों, जब हम आज इन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो सरकार के मुखिया के नाते, जैसा अभी खजानदास जी कह रहे थे कि हमारे मुखिया हैं और प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं राज्य सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आपके सामने अगर बात रखूंगा तो आप ही लोग जाकर जन जन तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि जब भी आप लोगों के बीच में जाएं तो हमारी विकास यात्रा को
पूरे आत्मविश्वास के और गर्व के साथ लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकें, लोगों को बता सकें। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने का कार्य किया है और ये हमारी नीतियों का ही विजन है कि आज उत्तराखंड देश और दुनिया के पटल पर चमक रहा है। एक तरफ जहां हमारे राज्य के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक हमें गौरव प्रदान करता है। G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैठकों का सफल आयोजन होता है और उत्तराखंड को नई पहचान मिलती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को भी राज्य में धरातल पर उतारा गया है। राज्य में पहली बार शीतकालीन पर्यटन की शुरुआत हो चुकी है। केदारखंड और मानसखंड मंदिरमाला मिशन पर तेजी से काम हो रहा है। हम शारदा कॉरिडोर, ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर, विवेकानंद और गोलजू कॉरिडोर का भी काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों में हमारा राज्य कई असंभव दिखने वाली ऐतिहासिक उपलब्धियों का भी साक्षी बना है। राज्य की आर्थिकी अब 1.5 गुना बढ़ चुकी है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि पिछले 1 साल में राज्य की GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 सालों में राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में 41% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। आज हमारे राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से आगे हो गया है, 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। होम स्टे, उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, बिजली उत्पादन में भी 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई है। वहीं यह हम सब के अथक प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में अब रिवर्स पलायन हो रहा है और रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। यानी कि लोग अब अपने अपने पैतृक स्थानों पर आ रहे हैं, अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं, अपने गांवों में आ रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। होम स्टे में बढ़ोतरी हुई है ना प्रेम सिंह जी? कितने होम स्टे हो गए अब आपके यहाँ, बताइए? हाँ, नीति घाटी का बताइए आप। आप तो गए थे चौधरी, भरत चौधरी जी, आप गए थे वहाँ, वहीं के। ऐसे ही होम स्टे सभी जगह बनाया जाए तो हो जाएगा। व्यवस्था की इतना अच्छी व्यवस्था